हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और आज इस लेक्चर के माध्यम से हम इन्वायरमेंट का लेक्चर नंबर 10 कर रहे हैं, जो कि सीटेट, एमपीटेट, सीजीटेट और अदर जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र है, राज्य है, और उनमें यदि टेट का एग्जाम होता है तो आप इस लेक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन कवर किए गए हैं 25 क्वेश्चन, वह सारे के सारे क्लास 3rd टू लेकर 8th तक की सारी इन्वायरमेंट की बुक के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो इसका ये बोल सकते हैं कि जो भी क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है और जैसे भी क्वेश्चन बनाए गए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि जो भी एग्जाम होता है उसमें एनसीईआरटी बेस ही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला हो जाएगा कि वायुदाब मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो वायुदाब होता है उसे मापने के लिए जिस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है वह किस नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ दे रखा है बैरोमीटर, सेकंड ऑप्शन थर्मामीटर, थर्ड ऑप्शन है सिस्मोग्राफ और फोर्थ ऑप्शन है हाइग्रोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। जो बैरोमीटर होता है उसे वायुदाब मापा जाता है। ठीक है, और इसकी इकाई होती है बार। थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है। ठीक है, और सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा कि बीटी कपास है, तो पहला ऑप्शन यहाँ हो जाएगा एक संकर पौधा, सेकंड ऑप्शन होगा एक ट्रांसजेनिक पौधा, थर्ड ऑप्शन है एक प्राकृतिक पौधा और फोर्थ ऑप्शन है एक औषधि पौधा। ठीक है, जो बीटी कपास है वो हो जाएगा एक ट्रांसजेनिक पौधा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि दो पौधों को मिलाकर एक पौधा बनाया जाता है। ठीक है, उससे कहा जाता है ट्रांसप्लांट करना। मतलब एक पौधे की कुछ कलियों को या फिर कुछ गुणों को दूसरे में ट्रांसप्लांट करना, इसीलिए इसे कहा जाता है ट्रांसजेनिक पौधा। ठीक है, और जो बीटी कपास होता है या ट्रांसजेनिक पौधे होते हैं, इनमें रोग लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि इनमें जिनके कारण रोग लगा जाता है उन्हें निकाल दिया जाता है, और ये अपने आप में एक एंटीबॉडी का निर्माण कर लेते हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो भी बीटी कपास, बीटी बैगन, ये सारी चीजें आती है, यह हम ये बोल सकते हैं कि ज्यादा फायदेमंद होती है और अपने अंदर के एंटीबायोटिक को खुद निर्माण करती है। ठीक है, तो यही याद रखना है आपको कि बीटी कपास है तो एक ट्रांसजेनिक पौधा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर थर्ड हो जाएगा कि सीएनजी एक ईंधन के रूप में किसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सीएनजी की बात हो रही है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, सीएनजी किसमें प्रयोग की जाती है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा वाहन में, सेकंड ऑप्शन है उद्योगों में, थर्ड ऑप्शन है खानों में और फोर्थ ऑप्शन है वाहन और उद्योग दोनों में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। वाहन और उद्योग दोनों में प्रयोग की जाती है सीएनजी, और सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ फोर्थ हो जाएगा कि पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा व्याख्यान द्वारा, सेकंड ऑप्शन है क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा, थर्ड ऑप्शन है समूह वार्ता द्वारा और फोर्थ है अध्ययन द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर यहाँ, क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पांचवा हो जाएगा कि एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है। ठीक है, जो एलपीजी है वह किसका संक्षिप्त रूप है। तो पहला ऑप्शन है लो प्रेड गेम्स, और सेकंड है लोकल पैसेंजर ट्रेन, थर्ड ऑप्शन है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और ऑप्शन नंबर यही सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, एलपीजी का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर छठवा होगा कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। ठीक है, मतलब जब भी हम इन्वायरमेंट पढ़ाते हैं या जो उसका पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है, उसमें से उस पुस्तक में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। कहने का मतलब इसमें से 3 उद्देश्य होंगे और एक जो नहीं है पर्यावरण अध्ययन में कविता और कहानी शामिल करना का, वो हमें आंसर बताना है। तो पहला ऑप्शन यहाँ विद्यार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनशीलता योग्यता को बढ़ावा देना, सेकंड ऑप्शन है कि विषय में रुचि का विकास करना, थर्ड ऑप्शन है नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव लाना, और फोर्थ ऑप्शन है शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा कि हम
इन्वायरमेंट का जब पाठ्यक्रम तैयार करते हैं तो हमारा कहानी और कविताओं का उद्देश्य ये कभी नहीं होता है कि शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। ठीक है, बाकी ये जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं कि शिक्षार्थियों को कल्पनाशीलता और सृजनशीलता योग्य बनाना, ये बिल्कुल सही है। और विषय में रुचि का विकास करना, ये भी सही है। और नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा और तीसरा सही है, परंतु पूछा है कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ 7वां हो जाएगा कि पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छी पाठ्य चर्चा को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही, विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्य चर्चा के निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती है। ठीक है, मतलब जो पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छी पाठ्य चर्चा को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्य चर्चा के निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती है। तो पहला ऑप्शन यहाँ हो जाएगा, यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। सेकंड दिया है, यह भय और पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है। थर्ड ऑप्शन है, यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है। और फोर्थ ऑप्शन है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ राइट आंसर, यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 8वां हो जाएगा कि पर्यावरण की परिभाषा क्या है। ठीक है, जो इन्वायरमेंट है उसकी डेफिनेशन क्या है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा एबायोटिक एवं बायोटिक घटक। सेकंड ऑप्शन है समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं। थर्ड ऑप्शन है चीजें जो हम लोगों को घेरती है। और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो पर्यावरण का की परिभाषा का अर्थ है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एबायोटिक और बायोटिक घटक। तो एबायोटिक कहने का मतलब कि जो निर्जीव है। ठीक है, मतलब इसमें पहाड़, पर्वत या फिर अदर घर या फिर हम टेक्निकल सारी चीजें मान सकते हैं, तो ये एबायोटिक के अंतर्गत आ जाएगी। और बायोटिक के अंतर्गत हम ये बोल सकते हैं कि प्लांट और जीव दोनों चीजें आ जाएंगे। तो इन दोनों के घटक को मिलने के बाद क्या बनता है यहाँ पर, तो पर्यावरण बनता है। और एबायोटिक के अंतर्गत गैसें भी सारी की सारी आएगी। इसी आधार पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। कुछ लोगों का इसका ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर आ रहा होगा कि चीजें जो हमें आसपास घेरे रखती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि छोटी कक्षा में हमें ये सिखाया जाता है कि जो चीजें हमारे आसपास पाई जाती है या आसपास के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। ये डेफिनेशन मैक्सिमम स्टूडेंट याद करके रखते हैं। तो हमारे आसपास के आवरण में आप एक्चुअल में सोचोगे साइंस की लैंग्वेज में, तो यार आता क्या है, एबायोटिक चीजें आती है जो हमें दिखाई दे रही है जो निर्जीव है, और बायोटिक चीजें आती है जिसमें जीव है। तो एबायोटिक और बायोटिक दोनों घटक से मिलने के बाद पर्यावरण बनता है। और इन दोनों घटक के सम्मिलित रूप को हम हमारे आसपास की चीजें बोल देते हैं। इसी आधार पर कुछ बच्चे सी आंसर लगाएंगे, कुछ ए लगाएंगे, पर परफेक्ट आंसर ए होगा, सी नहीं, क्योंकि सी छोटे बच्चों को एक नॉर्मल भाषा में सिखाने का डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9वां हो जाएगा कि पर्यावरण विषय का मुख्य रूप से किस विषय से संबंध है। ठीक है, मतलब पर्यावरण विषय का मुख्य रूप से किस विषय से संबंध है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा गणित, सेकंड है हिंदी, थर्ड है भूगोल और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इतिहास। ठीक है, तो पर्यावरण विषय का मुख्यतः ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। किससे संबंध है, तो भूगोल से। ठीक है, तो जो कि भूगोल के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, तो हमारे आसपास पाई जाने वाली सारी प्राकृतिक चीजें। ठीक है, और प्राकृतिक चीजें में हर चीज आ जाएगी, जैसे गैसें आ जाएगी, उसमें भूत धरातल आ जाएगा, भूमि आ जाएगी, मैक्सिमम चीजें इसमें आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10वां हो जाएगा कि यहाँ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आई होप इसका आंसर मैक्सिमम स्टूडेंटों को पता रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 5 जून को। अब यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं कि सब लोग बोलते हैं इसे 1972 से बनाया जाता है। तो एक चीज मैं यहाँ बता दूं कि 1972 जो है यहाँ पर यूएनईपी का गठन हुआ था। ठीक है, यूएनईपी का गठन हुआ था, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। परंतु एक्चुअल में जो पर्यावरण दिवस है वो 1974 से मनाना स्टार्ट हुआ है। तो ये आप याद रखिएगा कि पर्यावरण दिवस 1974 से मनाया जाता है। परंतु किसके द्वारा मनाया जाता है, तो यूएनईपी के द्वारा, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब यूएनओ की एक शाखा है क्या, यूएनईपी। और इसका मुख्यालय क्या हो जाएगा, तो केन्या नैरोबी में। और जो 5 जून से हम इन्वायरमेंट डे मना रहे हैं, ये 1974 से मना रहे हैं, परंतु मनाया किसके द्वारा जाता है, तो यूएनईपी के द्वारा, जिसका गठन
1972 में हुआ था। परंतु अब ऑप्शन यहाँ ये कंडीशन आती है कि गलती से ये सन भी आए 1972 और 74 भी आए तो आपको आंसर लगाना है 1974। अदरवाइज जब 1974 ना हो तब आप 1972 आंसर लगा सकते हैं। बाकी आपको ये डेट याद ही रखनी है कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 11वां कि निम्न में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। ठीक है, तो पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल की बात हो रही है तो पहला ऑप्शन हो जाएगा WWF, सेकंड ऑप्शन है WHO, थर्ड ऑप्शन है PETA या पेटा और फोर्थ ऑप्शन है UN। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर UN। ठीक है, यूनाइटेड नेशन और इसी के अंतर्गत शाखा आती है क्या UNEP। किसके अंतर्गत आती है वो UN के अंतर्गत आती है UNEP। तो यहाँ पर हम इस ऑप्शन के आधार पर ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, परंतु अगर यहाँ पर UNEP होता ऑप्शन में तो हम UNEP लगाते। यहीं पर हम इन ऑप्शनों की और बात कर लेते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है WWF, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो भी वन्य जीव रहते हैं उनका संरक्षण इसके द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा WWF, और इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। ठीक है, और रेड डेटा बुक आई थी कब 1962 में आई थी। वहीं WHO की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि बना था 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को, और ये स्वास्थ्य से रिलेटेड सारा काम करती है कौन WHO। और यहीं पर पेटा क्वेश्चन नंबर 12वां हो जाएगा हमारे पास की पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु है। ठीक है, जो इन्वायरमेंट अध्ययन है उनके पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु है। तो पहला यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखा है कि परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए। ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो भी हम इन्वायरमेंट की बुक तैयार करते हैं, आप देखोगे तो 3 to लेकर 7 8 जहां 8 तक हमारी इन्वायरमेंट की पुस्तक अलग से दी गई है, और वही 9 10th और 11 12th में एक अलग से जो ज्योग्राफी होता है उसके अंतर्गत दिया गया है इन्वायरमेंट। तो हम ये बोल सकते हैं कि वहां पर परिभाषाओं और व्याख्यानों से दूर रहना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि हम ये बोल सकते हैं कि जो व्याख्यान होते हैं और परिभाषाएं होती है उनकी जरूरत नहीं होती। छोटे बच्चों को हम डायरेक्टली हर चीजों को एग्जांपल से रटाए तो ज्यादा बेटर है। सेकंड ऑप्शन है रटकर सीखने को प्रोत्साहित करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। और थर्ड स्टेटमेंट दे रखी है कि बच्चों को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। तो यार देखो यार, केवल लगा है और जब भी केवल वाले ऑप्शन आते हैं वो तो हमेशा गलत होता है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा, देखो दूसरा रटकर, और रटकर कोई भी चीजें सीखी नहीं जा सकती, ये भी गलत होगा अकॉर्डिंग टू मी। तो आई होप ऑप्शन नंबर पहला ही यहाँ सही है, परंतु ऑप्शन में कहीं नहीं दे रखा है। तो मैं ये बोलूंगा कि आप अपने विवेक से इसे आंसर लगाएं, परंतु मेरे अनुसार तो सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेटमेंट ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13वां होगा कि पर्यावरण शब्द किस भाषा के शब्द इनविरोन से वितरित किया गया है। तो पहला ऑप्शन है जर्मनी, सेकंड है लैटिन, थर्ड है फ्रेंच और फोर्थ है स्पेनिश। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड होगा राइट आंसर फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर 14वां हो जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एक ऐसा भूभाग या एक छोटा सा ऐसा क्षेत्र जहां पर जीवों की संख्या या जैव विविधता जिसे कहा जाता है वह अत्यधिक हो, उसे हम बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है समुद्र, सेकंड है जंगल, थर्ड ऑप्शन है घास का मैदान और फोर्थ ऑप्शन है नदी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जाएगा राइट आंसर समुद्र। हम ये बोल सकते हैं कि एक सीमित क्षेत्र, छोटा सा क्षेत्र में अगर देखें तो हम कई प्रकार की मछलियां, कई प्रकार के शैवाल, कछुआ और अन्य प्रकार के बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र सबसे अधिक होगा कहां पर, समुद्र में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15वां हो जाएगा कि पर्यावरण जागरूकता का किसके होगा, वैसे किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है व्याख्यान, सेकंड है क्षेत्रीय भ्रमण, थर्ड ऑप्शन है समूह वार्तालाप और फोर्थ है अध्ययन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर है, क्वेश्चन रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16वां हो जाएगा कि पर्यावरण का अर्थ है। ठीक है, तो पर्यावरण का अर्थ है तो पहला ऑप्शन हो जाएगा जो चारों ओर से घिरे हुए हो है, सेकंड ऑप्शन है पृथ्वी के ऊपर का भाग, थर्ड ऑप्शन है पृथ्वी के ऊपर
उगने वाले पौधे, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ ये बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर की जो चारों ओर से घिरे हुए है उसे हम क्या बोलते हैं, पर्यावरण का अर्थ है। और चारों ओर से घिरा क्या हुआ है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जीव और अजैव। और ठीक है, इसी आधार पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगर हम 17वें की बात करें तो पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है, तो पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है झारखंड, थर्ड ऑप्शन है उत्तराखंड और फोर्थ ऑप्शन यहाँ हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो आई होप सभी लोगों ने सही आंसर लगाया होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर उत्तराखंड, जहां पर चिपको आंदोलन हुआ था। ठीक है, मतलब वनों से चिपक गए थे लोग, और सुंदरलाल बहुगुणा आपने नाम सुना ही होगा, जिससे वनों को बचाने के लिए किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ 18 की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, इस पे आपको विशेष फोकस करना है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा है कि बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। सेकंड यहाँ दे रखा है कि जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। थर्ड यहाँ ऑप्शन दे रखा है कि प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। और फोर्थ ऑप्शन है बच्चों को खोजने की प्रक्रिया में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञात्मक और मन श्रवणक कौशल के विकास में सहायक होती है। तो देखो यार, यहाँ पर सेकंड, थर्ड और फोर्थ तो पर्यावरण के लिए अप्लाई होता है, परंतु उसने पूछा है कि पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर कि बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, इसलिए इन्वायरमेंट नहीं पढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा राइट आंसर। यहाँ पर रॉन्ग पूछा है कि इन चारों में से रॉन्ग कौन सा होगा जो कि पर्यावरण पढ़ाने से संबंधित नहीं है, तो पहला इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 22 देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है। ठीक है, मतलब जो चार ऑप्शन दे रखे इनमें से कौन सा है जो कि प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ दे रखा है कि अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। सेकंड ऑप्शन है विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। थर्ड ऑप्शन है बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। और फोर्थ ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर कि विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना पर्यावरण पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य होता है या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ 20वां हो जाएगा कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में कोई समुद्री सीमा नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जिस पर कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। तो यार सबसे पहले तो आपको इंडिया का मैप याद होना चाहिए, तो ये हो गया इंडिया का मैप। ठीक है, जहां पर समुद्री सीमा लगेगी। गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात यहाँ पर मिलेगा आपको। ठीक है, इस वाले क्षेत्र में, इसका मतलब कि गुजरात से समुद्री सीमा लगती है। गोवा की अगर हम बात करें तो यहाँ से कुछ महाराष्ट्र और ये जस्ट यहाँ पर आ जाता है गोवा, तो गोवा में भी समुद्री सीमा लगती है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान हम ये बोल सकते हैं कि गुजरात के बाद यहाँ पर आएगा जिसमें समुद्री सीमा नहीं लगती, तो ऑप्शन नंबर सी ही होगा राइट आंसर। और महाराष्ट्र में समुद्री सीमा लगती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा राइट आंसर, जिसमें कोई समुद्री सीमा नहीं लगती। क्वेश्चन नंबर यहाँ 21वां हो जाएगा कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दे रखा है कि तापमंडल, सेकंड ऑप्शन है मध्य मंडल, थर्ड ऑप्शन है क्षोभ मंडल और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आयन मंडल। तो सबसे ठंडी परत की बात कर रहे हैं तो यहाँ ये हो गई पृथ्वी। ठीक है, तो पृथ्वी से सबसे ऊपर अगर हम जाए तो सबसे पहले आ जाता है कौन सा, क्षोभ मंडल। ठीक है, तो क्षोभ मंडल पर टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता है, आपने पढ़ रखा होगा। इसके बाद यहाँ पर आता है समताप मंडल। ठीक है, कहाँ पर, समताप मंडल आता है, और इसकी ऊंचाई होती है कितनी, 20 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर समताप मंडल की। और समताप मंडल के बाद आता है मध्य मंडल। ठीक है, और मध्य मंडल के बाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आता है आयन मंडल, और आयन मंडल के बाद की बात करें तो हम बाह्य मंडल आता है। ठीक है, तो ये जो मध्य मंडल आता है, ठीक है, यहाँ पर होता है सबसे कम तापमान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22वां हो जाएगा कि गांधीधाम गुजरात, ठीक है, पोरबंदर की बात हो रही है, गांधीधाम गुजरात
का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश, ठीक है, और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है तो उसके सफर की दिशाएं कैसी होगी? तो यार सबसे पहले तो इंडिया का मैप आपको याद होना चाहिए। तो इंडिया का मैप कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा प्यारा सा भारत, और सॉरी थोड़ा सा इधर ऐसा कुछ, ये प्यारा सा भारत। हमें जाना कहाँ है? पहले गुजरात, और गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात कुछ यहाँ पर हमें मिलेगा, और गुजरात से पहले भोपाल, तो यहाँ भोपाल पहुंच गए, भोपाल से हैदराबाद, तो ये आ गया हैदराबाद, ठीक है। इसका मतलब पहले हम जाना है, देखो ये चारों दिशा की अगर हम बात करें तो ऊपर उत्तर, इधर हो जाएगा दक्षिण, और इसको बोलते हैं पूर्व, और इधर बोलते हैं पश्चिम। तो गांधीधाम से पहले हम जा रहे हैं भोपाल, तो गांधीधाम रहा यहाँ, यहाँ से पहले जाया जा रहा है भोपाल, मतलब यहाँ पर, फिर उसके बाद आ रहा है हैदराबाद, तो आंध्र प्रदेश हैदराबाद यहाँ पर। तो हम अगर देखें तो हम पहले किस दिशा में जा रहे हैं? तो इस दिशा को हम बोलते हैं कौन सा? पूर्व की दिशा। तो पहले पूर्व में जाएंगे, मतलब यहाँ पहले पूर्व दिशा में, और फिर दक्षिण दिशा में जाया जाता है, मतलब नीचे, ठीक है। तो यार आज के लेक्चर में इतना ही। अगर हम देखें तो यार जो टाइपिस्ट है उन्होंने 3 क्वेश्चन लास्ट के टाइप नहीं करे, इसीलिए इसमें हम टोटल 22 क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं। लेक्चर कैसा लगा आप ये जरूर बताइए, और लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।